वेलकम बैक टू प्रोजेक्टो। सो आज हम लोग है ना प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। तो आप लोग को जो है अपना कोड एडिटर को ओपन कर लेना है, आपका जो भी होगा। अगर आप एंड्रॉयड में यूज़ कर रहे हो तो आप लोग को मैंने ऑलरेडी बता दिया है एंड्रॉयड का कौन सा यूज़ करना है। उसके बाद एक फ़ाइल क्रिएट कर लेना है। तो फाइल का नाम हम लोग देते हैं स्ट्रक्चर डॉट सी एक्सटेंशन लगाएंगे। उसके बाद हम लोग फाइल को क्रिएट करने के बाद आप लोग को जो है मैंने कुछ बताया था पिछले लेक्चर में। तो स्ट्रक्चर क्या होता है वो सब मैंने बताया था। आप लोग को पता होगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है, लेकिन कौन सा स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं वो नहीं पता होगा। ठीक है, तो आज हम लोग बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं वही बताऊंगा कि स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था हेडर इंक्लूजन होता है, हेडर फाइल। तो हेडर फाइल इंक्लूजन सबसे पहला पार्ट होता है। ठीक है, तो हेडर फाइल इंक्लूजन क्या है? तो हेडर फाइल इंक्लूजन मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना रहेगा हैश इंक्लूड। तो ये जो है हैश इंक्लूड, ये आपका रहेगा हेडर फाइल। अभी हैश इंक्लूड आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जो है हेडर फाइल को यूज़ करने वाले हो। तो आप लोग को जो है इंक्लूड करने के लिए आप लोग को हैश इंक्लूड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हो स्निपेट्स में यहाँ पे बहुत सारे हेडर फाइल आ गए हैं। तो अभी हम लोग को ये सब सारे एडवांस हेडर फाइल होते हैं, तो हम लोग को इसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिंपल स्टार्टिंग कर रहे हैं तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो stdio.h ये वाला हेडर फाइल हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे बेसिक स्टार्ट करने पे हम लोग को ये यूज़ करना है, क्योंकि ये हम लोग का होता है stdio का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होता है। ओके, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और शॉर्ट फॉर्म में होता है STDIO। ओके, तो ये आप लोग को याद रखना है। उसके बाद होता है मेन मेथड। ठीक है, मेन मेथड में आपका दो तरीके का मैंने आप लोग को बताया था मेन मेथड, एक इंट और एक वॉइड। तो ये हो गया इंट वाला, जिसमें है रिटर्न वैल्यू जो कि एक ज़ीरो है, जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद आपका होता है एक वॉइड मेन। तो ये आपका होता है वॉइड मेन। ओके, तो आपका वॉइड मेन कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, और आपका जो रिटर्न टाइप है रिटर्न वाला, यानी कि इंट जो है आपका ऐसा दिखेगा। अगर आप टर्बो सी यूज़ कर रहे हो या फिर कोई ओल्ड वर्जन का जो है कंपाइलर यूज़ कर रहे हो, तो आप लोग को वॉइड मेन जो है इजीली चला सकते हो। लेकिन अगर आप जीसीसी कंपाइलर या फिर कोई लेटेस्ट कंपाइलर यूज़ कर रहे हो, तो बहुत सारे कंपाइलर में जो है वॉइड मेन को है ना डेप्रिशिएट, यानी कि मतलब कि उसका यूज़ जो है बंद हो चुका है। ठीक है, तो बहुत जन क्या करते हैं कि इंट मेन ही यूज़ करते हैं। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा और रेकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है वॉइड को अवॉइड करें अभी के लिए मेन मेथड के लिए, और मेन मेथड के लिए आप लोग जो है इंट को ही प्रिफर करें। तो ये आप लोग के लिए बेस्ट प्रैक्टिस रहेगा। ठीक है, तो और उसके बाद वॉइड मेन के अंदर जो भी रहता है ये वाला पार्ट, तो इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे बॉडी, क्योंकि इसके अंदर हम लोग फंक्शन लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन एग्जांपल लेते हैं एक प्रिंट एफ। तो ये जो प्रिंट एफ है ये एक फंक्शन है जो कि क्या करता है, हमारे प्रिंट एफ के अंदर जो भी वैल्यूज़ है उसको प्रिंट करने का काम करता है ये प्रिंट एफ। तो ये होता है हमारा फंक्शन जो कि है बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका आउटपुट आ चुका है हेलो। अब बात करते हैं वेरिएबल, जो कि मैंने बताया था वेरिएबल डिक्लेरेशन। और वेरिएबल क्या है, एक छोटा सा ग्लिम्स दे दिया था कि वेरिएबल क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताता हूँ वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है। तो अभी इसके पहले ही मैंने आप लोग को बता दिया था डेटा टाइप्स क्या होता है। तो डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। तो डेटा टाइप कैसे लेंगे, हम लोग इंट लेते हैं।
उसके बाद आपको वेरिएबल का नाम देना है, तो मैं यहाँ पे var1 लिखता हूँ, उसके बाद इक्वल्स टू 90 दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने var1 को 90 कर दिया, यहाँ पे एक /n लगा देते हैं। अभी इस फंक्शन को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक चीज़ करने वाले हैं, जो कि है इस वेरिएबल के अंदर जो है 90 इसको प्रिंट करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग को फॉर्मेट स्पेसिफायर देना है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि जो डेटा टाइप है उसका पहचान होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो वैसे ही इसका पहचान है, इंटीजर का पहचान है d। तो आप लोग को ये याद रखना है, ठीक है, इंटीजर का पहचान है d। उसके बाद आपको देना है var1। ओके, var1 क्या है, var1 के अंदर हमारा वैल्यू स्टोर है, तो ये हमारा var1 है। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पहले हेलो आया, उसके बाद 90 आया। तो ये एक लाइन में क्यों नहीं आया, तो एक लाइन में इसलिए नहीं आया क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे जो है ये एस्केप सीक्वेंस लगाया है, यानी कि ये /n लगाया है। तो आप लोगों को ये याद रखना है, ये जो /n होता है \n, तो इसके लिए ये इसका मतलब होता है कि ये न्यू लाइन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे /t लगाता है, यानी कि ये टैब होता है। ठीक है, तो ये जो टैब है अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये टैब में आएगा। ठीक है, एक ही लाइन में आया लेकिन एक स्पेस छोड़ के, एक टैब छोड़ के आउटपुट में आया यहाँ पे हेलो 90 करके। तो ये आप लोग को याद रखना है। इसका मतलब वो सेकेंड लाइन में आ रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ने इसको 2 बार यूज़ किया, ऐसा नहीं है। तो आप लोग को याद रखना है कि ये जो हम लोग ने यूज़ किया है /t/n, इसका फ़र्क होता है। ठीक है, ये होता है कि स्ट्रक्चर क्या है, एक हम लोग ने देख लिया सी प्रोग्रामिंग का। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हो गया हमारा। फिर वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे मैं डिक्लेरेशन, ओके, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे मैं आप लोग को कमेंट करके बता देता हूँ, तो आप लोग को जो है इजी रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेन मेथड। ओके, तो ये मेन मेथड हो गया, ये बॉडी हो गया, बॉडी के अंदर ये हो गया। तो इसके अंदर हम लोग इसको फंक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन लिख देता हूँ, फंक्शन टू प्रिंट हेलो। ओके, तो ये है गया फंक्शन टू प्रिंट हेलो। उसके बाद ये हो गया फंक्शन टू प्रिंट, यहाँ पे var1 लिखेंगे क्योंकि ये हम लोग को वेरिएबल 1, या फिर आप लोग लिख सकते हो 90। ठीक है, तो ये जो है आप लोग लिख सकते हो। और यहाँ पे मैं ये जो है इसको भी लिख देता हूँ रिटर्न स्टेटमेंट। तो ये आप लोग को याद रखना है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कमेंट कर दिया है। तो आप लोग जो है अगर समझ में ना आए तो इस वीडियो को पूरा वापस देख सकते हो, और मैं ये आप लोग को समझा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का हेडर फाइल इंक्लूजन होता है, जो कि ये हम लोग ने लिख दिया। हेडर फाइल को कैसे इंक्लूड करना है, #include टाइप करने के बाद आपको हेडर फाइल का नाम जो है वो देना पड़ेगा। तो ये आप लोग को याद रखना है। तो उसके बाद जो है हम बात करते हैं स्टेटमेंट, यहाँ पे हट गया वापस। ओके, तो यहाँ पे जो है #include लिखने के बाद आपको जो है हेडर फाइल का नाम देना है। stdio लिया है, यहाँ पे आप लोग कुछ भी ले सकते हो। और एक चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ, अगर मैंने ये नहीं लिया, इसकी जगह मैंने मैथ लिया, तो ये वर्क करेगा कि नहीं ये प्रिंट वाला। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे वार्निंग और नोट दे दिया है। जैसे हम लोग ने math.h किया, तो math.h जो है वो अलग चीज़ के लिए होता है, और हम लोग ने math.h के लिए रिलेटेड हम लोग ने कुछ यूज़ ही नहीं किया। ओके, तो हम लोग ने कोई मैथमेटिकल फंक्शन को यूज़ किया ही नहीं है, पर उस लाइब्रेरी को हम लोग ने
ऐड किया है तो उसका मतलब तो एरर थ्रो करेगा ही, क्योंकि हम लोग ने जो यूज़ किया है वो इनपुट आउटपुट का यूज़ किया है और हम लोग ने लाइब्रेरी को जो है इनपुट आउटपुट दिया ही नहीं है। तो ये आप लोग को याद में रखना है। ओके, तो आप लोग को जो है याद रखना है कि अगर आप लोग ने stdio.h यूज़ किया है तो आप उसके ही फंक्शन को यूज़ करना, और अगर आप लोग ने कुछ फंक्शन को यूज़ किया है और उसके लाइब्रेरीज़ को आप लोग जो है यूज़ नहीं करोगे, यानी कि इंक्लूड नहीं करोगे, तो आपको एरर थ्रो करने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एरिथमेटिक ऑपरेशंस देखने वाले हैं। ओके, पहले थियरी पार्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे।